इसमें देखो थोड़ा सा लेट होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने तुम लोगों को काफ़ी वेट करा दिया और मुझे सेटिंग वेटिंग का समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वही देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो अब मैं किसके लिए यहाँ पर आ गया हूँ, ये क्या नाम है, अपने तुषार के लिए। तुषार, मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि तुम्हें क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो कोई भी टेंशन होगी तो चैट में लिख देना, ठीक है। मैंने अपने फ़ोन में चैट बॉक्स खोल लिया है, तो थोड़ा सा लैग होता है, तो वो सब मैं सीख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना। तो चलो तुम्हारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्कशीट पे तुम्हारे क्वेश्चंस रख लिए हैं, ठीक है। तो बताना तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं वेट करूँगा तुम्हारा, कि तुम्हें स्क्रीन पर तो ये तुम्हारा जो तुम फ़ोटो भेजे थे ना, उस फ़ोटो को डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में कैसा दिख रहा है बताओगे कुछ, मतलब इज़ इट विजिबल, देख सकते हो ठीक से, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ए बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन अ टाइम t, ऐसा अगर पढ़ सकते हो तो बस एक यस और नो लिख दो। यूट्यूब के चैट में लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जाकर देखना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। विजिबल है, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन का साइज़ मतलब या फ़ोटो के साइज़ को बढ़ाऊंगा। यस या नो, या जल्दी रिप्लाई करना है यार, क्या कर रहा है यार, इसमें आता है कहाँ आता है। चल कोई नहीं, तो व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दे, कहीं तो कर यार, कैसे पता चलेगा वो बेचारा सुन भी रहा है या दिख भी रहा है उसको। ओके ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे कुछ डाउट्स थे उनको मैं ले रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहली बार में मैं भी कंफ्यूज हुआ था। तो हुआ क्या था इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, पहले इसकी रीडिंग लगाते हैं अच्छे से। इसमें लिखा है बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड। ओके 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 ओके, पेन सेलेक्ट ही नहीं किया था मैंने, तो ये कर लिया पेन सेलेक्ट। अब उसके बाद इसको करते हैं मैक्सिमाइज, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड कैसा, तो यूनिफॉर्मली। यहाँ पर क्या है ना, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है वो देखो। इसमें बोलता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अपन को पता है, ठीक है, बहुत इसके ऊपर अपन ने ध्यान दे के पढ़ाई कर रखी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन के तीन मोशन, जो मोशन के तीन इक्वेशन होते हैं उनको लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ये पता चल गया कि a कांस्टेंट है, वी कैन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये v क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, पर इन लोगों ने भी v लिखा है। इनका v क्या है, इनका v मतलब क्वेश्चन का v क्या है कि जीरो टाइम पर, जीरो टाइम से t टाइम तक, ठीक है, स्पीड की वैल्यू 0 से v चली गई, ठीक है। तो इनका v नंबर है, इनका v फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इनके लिए u इज इक्वल टू ये है, और जो अपन v लिखते हैं उस v की वैल्यू ये क्वेश्चन वाला v है, तो इसको मैं v नॉट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन वाले को v नॉट लिख रहा हूँ। अब देखना कंफ्यूजन दूर हो जाओगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है और क्वेश्चन में ये कांस्टेंट है, तो इसके चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या है, अब मुझे अब काम की चीज़ पर आते हैं। अब मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डॉट प्रोडक्ट अपना वही कितना निकल गया है, cos 0 1 आ जाएगा। तो फोर्स लिखते डायरेक्ट, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी डालेंगे तो कितना निकल के आएगा, u प्लस at। यहाँ तक ठीक हो। अब यहाँ पर u क्या है, u की इनिशियल वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहाँ से डायरेक्ट कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं v नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई कैपिटल T, जैसा उसने बोल रखा है। तो इसको अगर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, v नॉट डिवाइडेड बाई T इंटू a। अब फिर से a आया, अब a को अगर लिखेंगे तो v नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t at। यहाँ तक ठीक हो।
अगर यहाँ तक ठीक हो तो देखो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है एम वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू टी। अगर ये समझ में आया तो ध्यान से देखो, ये वी नॉट वो वी नॉट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसीलिए नोटेशन का खेल है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ये दोनों को सेम ले लेते ना क्वेश्चन में, अगर इन दोनों को सेम ले लेते तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं अपन, और वो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको वी नॉट में सॉल्व कर दिया, और मुझे पता है वी नॉट क्वेश्चन वाला है तो इसको चेंज कर देते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी। अब देखो क्वेश्चन का आंसर आ गया तुम्हारा। इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, ठीक है। हटाओ, छोड़ो, ये सब टेंशन नहीं पालना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि इस तरीके से तुम्हारा देखा जाए तो कौन सा आंसर सही हो जाता है, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। यहाँ तक ठीक हो? तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने उसको नेक्स्ट स्लाइड में ही ऐड कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे पेन बदलना पड़ेगा, पेन पे आ जाते हैं, ठीक है। जनरली ये वाला क्वेश्चन अपने पास सिंपल आता था, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन का। अब इस बार क्या कर रखा है, इस बार रोटेशन का क्वेश्चन बना कर दे दिया है। तो अगर मैं डायग्राम नंबर 1 अगर उठाता हूँ तो इक्वेशन कैसी बनेगी, ठीक है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें पता है ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर रखा है। तो किधर कर रखा है, सोच कर बताओ, क्या लगता है किधर कर रखा है, किधर कर रखा है? तो इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, रोटेशन का है। तो यहाँ से अगर देखो तो रोटेशन में पता है ना कि जब ये रस्सी इधर से इधर जाती है तो इसका टेंशन बदल जाता है। तो यहाँ पर ये रहा 2 mg। तो अब ये अगर इधर इधर का टेंशन देखोगे तो इधर इधर का टेंशन तो 2 mg हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रहा mg, और इधर का टेंशन अगर देखूँ तो यहाँ से रस्सी को कट करूँगा तो इधर और इधर, ठीक है। ये वाला टेंशन की वैल्यू लिख लेता हूँ T1, ये वाली वैल्यू हो गई T1, और इधर वाली वैल्यू हो जाएगी T2, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये इधर की ओर जाएगा तो ये इधर की ओर जाएगा और पुल इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। क्योंकि तुम ड्रॉपर के बच्चे हो तो मुझे पता है कि जल्दी जल्दी इक्वेशंस लिख सकते हो। तो अगर इसका एक्सेलरेशन लिखूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा कि भैया इसका एक्सेलरेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसका एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, T1 माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखती, ठीक है। अब पुली का इक्वेशन लिखते हैं। तो पुली रोटेट कर रही है तो डायरेक्ट टॉर्क लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। नेट टॉर्क कितना लग रहा है, T2 माइनस T1 इंटू R इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। ये हो गया। और तीसरी इक्वेशन किसकी जाएगी, ये बोलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट स्लिपिंग ऑन पुली। नॉट स्लिपिंग ऑन पुली का मतलब क्या होता है, नॉट स्लिपिंग ऑन द पुली का मतलब होता है क्या, बताओगे क्या मतलब होता है? एक इक्वेशन और मिल जाती है अपन को। कौन सी इक्वेशन मिल जाती है, उस इक्वेशन का नाम क्या होता है, A इज इक्वल टू अल्फा इंटू R। अब इन सब की डिटेलिंग अभी यहाँ नहीं बता सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें थ्योरी आती है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को कहाँ पे गलती करो उसको ठीक करते हैं। तो ये A इज इक्वल टू अल्फा R हो गया। अब अल्फा R हो गया तो मुझे अल्फा निकालना है या A निकालना है, तो क्वेश्चन में अल्फा निकालना है। तो मैं हर चीज़ को A जहाँ जहाँ दिखेगा उसको बदल दूंगा। इस वाली इक्वेशन को बदल देते हैं। इस वाली इक्वेशन को अगर बदल देंगे तो कितना निकल के आता है, m इंटू अल्फा में डालेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी अल्फा R। ऐसा कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक हो। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, वी विल ऐड दिस 2 इक्वेशंस। जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे R मल्टीप्लाई है तो R को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और T2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 mg के बराबर। डायरेक्ट रस्सी को खींच रहा है, डायरेक्ट रस्सी को खींच रहा है तो टेंशन विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 2 mg। और यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं है, कनेक्टेड है, इसीलिए बस इतने कई डिफरेंस है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, T2 माइनस mg इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे माइनस आनी इसलिए माइनस लिखना पड़ा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा कॉमन बाहर निकल जाएगा। कितना निकल के आ रहा है, mr प्लस आई डिवाइडेड बाई r, ठीक है। मैं इसको अल्फा 1 कर देता हूँ कि ध्यान रहे इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रखा है। ऐसे न्यूमेरिकल में इसको अल्फा a लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा a, चलेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो ध्यान से देखो, दूसरे वाले डायग्राम में चलते हैं। दूसरे वाले डायग्राम पर आते हैं। दूसरे वाले डायग्राम में आएंगे तो इक्वेशन में
मैं इसको रेड पेन से बदल देता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आए, क्लैरिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो अब क्या है, अगर इसको देखो, दूसरे वाले डायग्राम को देखते हैं। तो दूसरे वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो इक्वेशन में क्या क्या बदलाव होगा, मैं सिर्फ बदलाव लिखूंगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम की बर्बादी है, एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम होगा ही नहीं। यहाँ पे रहा m और यहाँ पे रहा 2m, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो सॉल्व करूंगा तो T1 दोनों साइड से लिखना पड़ेगा, यहाँ से कट करूंगा तो T2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 2mg और T2 इक्वल नहीं है, तो देखो इक्वेशन तो यही बनेगी, पहली वाली इक्वेशन नंबर 1 तो यही बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 में कोई बदलाव नहीं। इक्वेशन नंबर 2 पुली की इक्वेशन में कोई टेंशन नहीं होगी, तो ये वाली इक्वेशन अगर लिखोगे तो ये वाली इक्वेशन तो फिर से वही बनेगी, T1 माइनस m1g। ये टाइम बर्बादी एग्जाम में करना नहीं है सब, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद अगर T2 की और इसकी इक्वेशन लिखोगे पुली की, तो पुली का फिर भी वही, अभी फिर से वही बनेगा, तो T2 माइनस T1 इंटू आर, ठीक है, इंटू फिर उसके बाद अपन इसको क्या लिखते थे, ठीक है, I इंटू अल्फा, तो I अल्फा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारे ये वाली कंडीशन जो अपनी है प्योर रोलिंग की, वो वाली तो लगेगी ही लगेगी, नो स्लिपिंग कंडीशन, तो लास्ट में वही चिपकाना है, जहाँ जहाँ अल्फा दिखेगा वहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, R इंटू अल्फा। एक इक्वेशन बस बदल जाएगी, अब इसकी इक्वेशन, इस वाले की इक्वेशन, अब इस वाले की इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगा, 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू A2, ठीक है। और A2 को फिर से अपन चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों साइड का एक्सेलरेशन बराबर है, इस ये पुली जितना ऊपर जाएगा ये पुली उतना ही नीचे आएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू 2m r अल्फा। अब ध्यान से देखो, फिर से वही सब काम करेंगे, r को उठाकर यहाँ ले आते हैं, जैसे यहाँ पे उठा के ले आएंगे तो डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r होने, ये वाला r यहाँ से गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई r हो गया, ध्यान से देखो सब ऐड हो जाएगा, जैसे ही ऐड होगा तो देखो T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन क्या बन रही है, 2mg माइनस mg। ध्यान से देखो पहले भी यही थी, ये T2 की वैल्यू यहाँ पे 2mg के बराबर थी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का इक्वल हो गया। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर नंबर्स बढ़ गए, क्या क्या बन हो गए, mr हो गया प्लस i डिवाइडेड बाई r बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, प्लस 2m, ये नंबर बढ़ गया। तो अब ये पूरी क्वांटिटी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो अल्फा 2 की वैल्यू तो पक्की है कि कम हो जाएगी, मतलब सेकंड वाले का अल्फा क्या है, कम है, तो अल्फा 2 विल बी लेस देन अल्फा 1, ये होगा सॉल्यूशन। कुछ है समझ में? हाँ ठीक है, आराम से नोट करो, और समझ में आए तो देखो, मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि बार बार चैट में आके टाइम वेस्ट करो, लेकिन हाँ अगर समझ में आए तो किसी तरीके से मेरे पास फीडबैक पहुँचा दो कि हाँ सर हो गया, ठीक है। तो नोट कर लो, यही है। अब यार कितना देर यहाँ पे होल्ड करूँ ये समझ में नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से तो अल्फा 2 विल बी लेस देन अल्फा 1, तो अल्फा 2 विल बी लेस देन अल्फा 1, मतलब पहला वाला ज़्यादा है दूसरा वाला कम है, यहाँ पर यही ऑप्शन करेक्ट आंसर में लिखा हुआ है। ओके ठीक है, मैंने पढ़ लिया। एक स्क्रीन पे तुम्हारा कुछ मैसेजेस दिख रहा था, दूसरे पे नहीं दिख रहा था, तो अब मुझे पता चल गया कि होल्ड मत कीजिए, पॉज करके नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आता हूँ फिर से अपने स्क्रीन पे। ये इस वाले क्वेश्चन के कौन सा नंबर स्लाइड था, 2 नंबर है, तो अब चलते हैं 3 नंबर पे, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड देखो, ठीक है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, हद से ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। याद रखना तुम्हारा सिलेबस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक है, बार बार याद रखना, और इसी के अंदर में सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, सब इसी के अंदर है। तो ये इक्वेशन क्या है, PV टू द पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। गामा नहीं लिखा है, गामा लिख दूंगा तो एडियाबैटिक हो जाएगा, मतलब गामा तो एक फिक्स नंबर है, डायटोमिक का फिक्स है, ट्राइटोमिक का फिक्स है, सबका फिक्स है, लेकिन m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि गामा से मैच करे। इस फॉर्मेट में आ जाए तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का C कितना होता है, C इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला रट के चले जाना, ठीक है, जिसका डेरिवेशन क्लास नोट में होगा, 1 माइनस m। बस यही तुमसे न्यूमेरिकल पूछा था मेरे भाई, बस इतना कर देना था, न्यूमेरिकल खत्म था। तो देखो वे बोलता है कि गैस इस प्रोसेस को फॉलो करता है जहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर,
तो यहाँ से अगर देखोगे तो p डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया कांस्टेंट। इसको अगर देखोगे तो क्या बन रहा है, पी वी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन को तो m चाहिए था, m मिल गया। m कितना है, -2, मतलब न्यूमेरिकल खत्म भैया, न्यूमेरिकल हो गया खत्म। इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं था। इसके बाद जो भी कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं एग्जाम में, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं। c इज इक्वल टू सी वी, सी वी का फॉर्मूला f/2 इंटू आर प्लस r डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पर एक गलती होने का चांस है, इसी से रहना है बचकर, ठीक है। अरे सर बाय मिस्टेक, सर सिली मिस्टेक हो गया, या -2 नहीं लिखा था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पाप नहीं करना है, +3 हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये f निकालना है। f क्या है, अरे यार ये कैसे हो गया, f/2 r करना था, तो अब ये कैसे हो गया, f कैसे निकाले, f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कुछ तो देगा, न्यूमेरिकल में दिया है, क्या दिया है, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस का f कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो 3 तो उसका ट्रांसलेशनल हो जाएगा, और 3 होता है ना, हाँ 3 ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल होता है, तो टोटल हो गए, टोटल कितने हो गए, अब 3 और 2 भी मैं ही बताऊँ, हाँ बोलो, 5/2r, और उसमें प्लस r डिवाइडेड बाई 3, बस दोनों को जोड़ देना है। जितनी अच्छी मैथ उतना जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। तो 5/2 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दिया, फिर यहाँ पर 1/3 है, इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 बन गया, 15 15 तो 17, तो 17/6r ये आंसर होगा। तो जहाँ दिखे 17/6r उड़ा दो, बन गया, न्यूमेरिकल खत्म, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। बोर्ड लगेगा तो भी बोलना नहीं है कि बोर्ड लग रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, लग रहा है तो लग रहा है। हाँ ये पता नहीं कि न्यूमेरिकल क्यों नहीं हुआ तुमसे, ठीक है। जब भी ऐसा होता है कि तुम सोच रहे हो एक सोर्स का साउंड का ऐसा जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी जा रही है, अरे भैया जब तक ऑब्जर्वर या जो सोर्स है उनके बीच में मोमेंट नहीं होगा तब तक डॉपलर इफेक्ट कैसे लगाओगे। क्या यहाँ पे सोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या ऑब्जर्वर चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब दोनों चल ही नहीं रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल को काहे नहीं किया अटेम्प्ट, चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहे हैं। तो जब नहीं चल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इस न्यूमेरिकल का आंसर नहीं बदलेगा। डॉपलर का फॉर्मूला f इज इक्वल टू v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो। तो ये दोनों नंबर तो है नहीं न्यूमेरिकल में, 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगा। तो क्या ये नंबर बदला, नहीं बदला। तो इस न्यूमेरिकल में गलती नहीं, लड्डू सवाल है, लड्डू। एग्जाम में सिलेक्शन में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट तुम्हारी थ्योरी से क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें तुमसे ये पता लगाने का ट्राई किया जा रहा है कि तुमने जो फार्मूला पढ़ा है उसको लगा पा रहे हो कि नहीं है। देखो मैंने, अगर देखोगे ना, बाई चांस ऐसा हो गया, ठीक है, ये मैं सब ना प्रमोशन कर रहा हूँ, मैंने लिखा है वी लर्न वी अप्लाई, तो यही है, फार्मूला तो पढ़ लिया, अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब जिंदगी बदल जाएगी। तो फार्मूला तो पढ़ा है, एप्लीकेशन वाले पार्ट में फंस गए। प्रॉब्लम क्या हो गई उसको देखते हैं। क्या हुआ भैया, ये बोलता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका कितना भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकता है। तो वो साइड्स इसने कुछ इस तरीके से n बना दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है कि सबका सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा, और इक्वल बनेगा तो टोटल एंगल होता है 2 पाई, टोटल नंबर ऑफ साइड्स n है। तो एक जो यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन ये जो एंगल बनाएगी वो एंगल बनाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई n बनाएगी। बस इतना ही काम का था, बाकी कुछ भी काम का नहीं है मेरे भाई। जैसे ही तुम ये निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस न्यूमेरिकल को ख़त्म कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा 2-4 मैं फीचर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। इसको देखो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और कहाँ गया भाई, इसको भी ऐसे ले जाओ कुछ इस तरीके से, और इसको कर दो कट। थोड़ा मैं स्लो हूँ, सीख जाऊँगा। अब
ठीक है, एक्चुअली मुझे जगह चाहिए था इसीलिए कर रहा हूँ ये सब। अब देखो काम की बात क्या समझ में आई कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि तुम्हें इसका आंसर पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, ठीक है। मुझे पता है कि तुमने इसका फॉर्मूला रट्टा मार रखा है। फॉर्मूला क्या रट्टा मार रखा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस डी लेते हैं, फिर यहाँ पर एक θ1 होता है, यहाँ पर एक θ2 होता है। सर मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट इधर जा रहा है तो अगर करंट इधर जा रहा है तो इसको इस तरीके से अपन पकड़ लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल, और इस तरीके से इसका कर्ल देखते हैं। कर्ल देखेंगे तो इस वाले साइड में आएगा डॉट, इस वाले साइड में आएगा स्टार। अगर करंट ऐसा गया तो, अगर करंट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा होता तो यहाँ पर इसको अगर देखो इस तरीके से पकड़ रहे होते तो इस साइड आता है स्टार, इस साइड आ रहा होता है तुम्हारा क्या आता होता, ठीक है, इधर से स्टार तो इधर से डॉट, तो यहाँ आ रहा होता है स्टार और यहाँ पर आ रहा होता डॉट। और फार्मूला भी रट्टा मार रखा था, फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुमने जो सॉल्यूशन देखा है उसमें म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, साइन θ1 प्लस साइन θ2, बस इतना ही करना होता है, यही तुम्हारा सॉल्यूशन होता है। तो इस बार डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछा गया, तुमसे बोला गया कि बेटा तुम अपना दिमाग लगा के ये θ1 और θ2 खोजो। तो कैसे खोजेंगे भैया, ये मुझे पता है कि इसने क्वेश्चन में जो दिया था ये वाला डिस्टेंस देखो रेडियस था ना रेडियस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम पे आओ, इस वाले डायग्राम में देखो ये वाला डिस्टेंस ये r है, ये है r, और ये लेंथ ऑफ द वायर है। तो ध्यान से देखो ये इधर हम लोग निकालने जा रहे हैं, निकालने जा रहा हूँ, थोड़ा ड्रैग करता हूँ। तो ध्यान से देखो ये रहा r, ये टोटल एंगल हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई n। यहाँ से डालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बनाया टीचर ने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला θ1 और θ2 बराबर बराबर हो गए, और वैल्यू कितनी हो गई इसकी, θ1 इज इक्वल टू θ2, दिस विल बी इक्वल टू आधा आधा, तो 2 पाई का आधा पाई डिवाइडेड बाई n। अब ध्यान से देखो इसका लेंथ, अब ये वाला डिस्टेंस d चाहिए होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेक्टर से सॉल्व कर लो, वेक्टर से r cos थीटा r sin थीटा रिजॉल्व कर लो, तो d विल बी इक्वल टू, ये रहा थीटा, ये इधर और इधर तोड़ दोगे तो कितना निकल जाएगा, r cos थीटा इधर आ जाएगा r sin थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाल लेना, d विल बी इक्वल टू r cos थीटा। तो क्या अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, क्या फॉर्मूले में आने वाली सारी चीज़ें पता चल गई, क्या d पता चल गया, क्या θ1 और θ2 पता चल गया। अगर पता चल गया तो न्यूमेरिकल तो हो गया ना भैया सॉल्व, हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, b की वैल्यू निकल के आई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इनटू d की वैल्यू हो गई r cos थीटा इनटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा। अरे भाई यहाँ तक पहुँच गया अपन, यहाँ तक अगर पहुँच गए तो यहाँ से देखो क्या क्या समझ में आ रहा है, इस 2 से तो ये 2 पक्का चला जाएगा, चला गया। आर को यही रहने देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा अपना कॉस टैन थीटा। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये एक बार करता है 2 पाई आर टैन थीटा और थीटा की वैल्यू पाई बाई एन। अब ये वाला मतलब कितना समझ में आया ना, लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, म्यू नॉट 2 पाई आर टैन थीटा और थीटा कितना निकल के आ रहा है जो हम लोग डाल रहे थे आधा आधा करके पाई बाई एन। ये हो गया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन देखो तुमने तो देखी भेज ही रखा है सही सॉल्यूशन, तो सही सॉल्यूशन तो सामने दिख ही रहा है। डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना था बता दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में दिमाग लगाने, ठीक है। बच्चों के लिए तो टफ होगा ही ना, टीचर को भले समझ में आ जाए कि हाँ क्या चलता है, लेकिन बच्चों को फॉर्मूला पढ़ा है तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे उसकी जानकारी के लिए ये वाला न्यूमेरिकल था। सर होल्ड मत कीजिए, पॉज करें, नोट करेंगे। RS ट्यूटोरियल 5 क्या होता है भाई, कौन सा 5, मुझे समझ में नहीं आया कि ये तुमने कमेंट में 5 क्यों लिखा है। चलो कोई बात नहीं, अभी यार इतना पढ़ाने में 24 मिनट लग जाता है, फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, ठीक है, थोड़ा टीचर तुम्हारा ब्रेक ले रहा है, 1 मिनट 2 मिनट का पॉज, बस ज़्यादा नहीं लूँगा, टेंशन मत लो। अरे तुम भी चाय पी लो, मुझे पता है कि तुम्हें चाय पीना है।
क्या हो रहा था? तो अब चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं भाई, क्या करना पड़ेगा, कहाँ यार, ये तो कहाँ कहाँ क्या चला जाता है ना, तो वो भी समझ में नहीं आता मुझे। अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल में। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, जरा उसको देखते हैं। पता नहीं यार इसमें कैसे गलती कर दिया तुम। हाँ, कपल का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि एक फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस का मतलब तराजू होता है। अगर इसके कारण क्वेश्चन गलत किया है ना, तो तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। ठीक है, जानबूझ के डायग्राम नहीं दिया, नहीं तो फिर तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। फिर उस बोला है कि इस तराजू का इस तरीके का है। ठीक है, बोलता है कि M1 और M2 तराजू के दोनों पलट रहे हैं, लेकिन इसमें एक वाले साइड में अगर 5 एक्स्ट्रा रखोगे ना, तब ये सीधा होता है। सीधा होता है तो मास बराबर नहीं, टॉर्क बराबर, मतलब N+5 इंटू G इंटू इसका लेंथ यहाँ कहीं से, दिस विल बी इक्वल टू M2 इंटू L2। अब मुझे पता है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये लेफ़्ट वाला है, ये राइट वाला है। लेफ़्ट और राइट के हिसाब से मैंने लिखा है, क्वेश्चन में जैसा बोला है। तो ये लेफ़्ट वाले के साइड से डिस्टेंस कम होना चाहिए सेंटर का, और राइट वाले के साइड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बी तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन तुमने शायद ए में ट्रिक मार रखा था एग्ज़ाम में, तो इस बात को समझो। उसने ये तो नहीं बताया ना कि जब वो सामान तौलता है तो लेफ़्ट वाले में रख के तौलता है या राइट वाले में तौलता है। ठीक है, अब उस पर उससे जिसका कभी वो ज़्यादा सामान भी बेच सकता है और कभी कम सामान भी बेच सकता है। अगर मान लो इस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है कैसा आउटपुट आ रहा है? हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, द नेट फ्लक्स, मतलब बराबर इलाके में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस मतलब बराबर इलाके में, बराबर वॉल्यूम में, बराबर चार्ज। ठीक है, और इसी को बढ़िया लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है, 3 तरीके के डेंसिटी होती है, 1D 2D और 3D। तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ऐसा इनडायरेक्टली तुम्हें बताता है। ठीक है, अब बोलता है कि अगर एक क्यूब है तो उसका फ्लक्स कुछ फाई जाता है। तो ठीक है भैया, तो मुझे पता है कि फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज इनसाइड। जितना अंदर में चार्ज होगा उसी पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अभी कौन सी थ्योरम लगा रहा हूँ सोच कर बताओ। इतना तो तुम्हें देखती ही फ्लक्स चार्ज वर्ड से पता आ जाना चाहिए कौन सी थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हाँ, गॉस थ्योरम से हो रहा है, तो गॉस थ्योरम का प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। अब बोला लगाओ दिमाग, कोई डायग्राम नहीं दिया। तो जब क्यूब है तो क्यूब का ए क्यूब वॉल्यूम बनेगा। तो ए क्यूब वॉल्यूम अगर बनाओगे तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो मान लो कुछ डेंसिटी, मान लो इसका डेंसिटी कुछ मान लेते हैं रो है। ठीक है, डेंसिटी रो है, तो कितना चार्ज हो गया? ए क्यूब इंटू रो हो गया। तो कितना फ्लक्स मिला? कुछ इतना मिला। अब बोलता है कि अगर स्फीयर लेते हैं तो स्फीयर लेंगे तो स्फीयर कितने का हो जाएगा? कुछ इस तरीके का, 4/3 पाई आर क्यूब का, मतलब एक ए बोला है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना चार्ज इनसाइड अंदर घुस जाएगा? ठीक है, ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है, ये चार्ज के लिए लिख रहा हूँ, और ये फ्लक्स इधर लिख रहा हूँ। तो चार्ज अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई ए क्यूब इंटू रो। अब ध्यान से देखो, इतना चार्ज के लिए अब कितना फ्लक्स होगा? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स 5 बन रहा है, मतलब इस वाले नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स 5 बन रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा? 4/3 पाई इंटू 5। हो गया, खत्म। इसमें तो कुछ करने लायक था ही नहीं। ज़्यादा चार्ज रहेगा अंदर में तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, कम चार्ज होगा तो कम फ्लक्स होगा। डायरेक्ट यही न्यूमेरिकल तुमसे पूछ लिया, तो बस सॉल्व हो गया वाला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अबे ये वाला क्वेश्चन किया नहीं क्या मैंने? अभी किया तो कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? टोटल चलो ये क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया तो इसकी टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या हुआ, जो बाहर निकल जाए। ठीक है, पेरेंट्स और डॉटर। ठीक है, तो इस तरीके से नाम है। तो मान लो कोई एक्स नाम का डॉटर न्यूक्लियाई निकला तो पक्का है उसके साथ हीलियम निकला होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ए है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर मान लो कोई कुछ बी बॉम्बे से टूट के बना था। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर a+4 और यहाँ पर क्या बनेगा z+2। ये 2 है। ठीक है, ये 2 है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका कुछ एनर्जी है, तो इसका एनर्जी क्या होगा और इन दोनों का सम होकर टोटल एनर्जी कितना होगा। तो देखो भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें थ्योरी क्या लगती है, इसमें होता क्या है कि एक इस तरीके का न्यूक्लियाई है, ये टूट गया तो 2 छोटा छोटा न्यूक्लियाई बना। तो इसमें अगर अपन ने देखा था तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करता है पूरे सिस्टम पर, नेट फोर्स वो 0 है। तो हम लोग क्या लगाते थे, यहाँ पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो पक्का, ये तो पढ़ रखा होगा। ठीक है, मुझे पता है कि क्लास इलस्ट्रेशन में हर टीचर लेता है और टीचर नहीं भी लेता है तो तुमने एनसीईआरटी में इसको पढ़ रखा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो इधर का मोमेंटम 0 है, तो यहाँ पर इसके पास अगर P1 मोमेंटम होगा तो इसके पास P2 होगा। तो दोनों मिलाकर 0 कैसे हो सकते हैं, जब दोनों की वैल्यू बराबर हो पर दोनों की डायरेक्शन अलग हो। मतलब एक इधर भागेगा P1 मोमेंटम से और एक इधर भागेगा सेम P1 मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड पर डिफरेंट डायरेक्शन। तो भैया आते हैं काम की चीज़ पर। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये टूट के 2 बना। ठीक है, दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ लिए ए और जेड लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 और 2 था। ठीक है, याद रखना O2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो दूसरा न्यूक्लियस है, ऐसा लिखने। तो अब यहाँ पर क्या है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। दोनों साइड m और m से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है, ½ m² डिवाइडेड बाई m। मतलब क्या बना, p² डिवाइडेड बाई 2m। ये बेसिक फार्मूला है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये आता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने डिराइव कर दिया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, देखो p² डिवाइडेड बाई 2m1 रेशियो p² डिवाइडेड बाई 2m2 है ना। और मोमेंटम दोनों का सेम है तो दोनों गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या निकल के आ रहा है 1/m1 रेशियो 1/m2। मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 रेशियो m1। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो मेडिकल वाले रट्टा मार के बैठे रहते हैं, तो तुम भी डट जाओ। ठीक है, अब m2 रेशियो m1 आएगा तो दोनों के मास के इन्वर्स रेशियो में। तो इसका मास है, पहले वाले का मास a है और दूसरे वाले का मास 4 है, तो यही हो ना, हाँ यही, ठीक है, सही लिखा है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये किस रेशियो में आ गया, 4, और ये हो गया a, और इसकी वैल्यू दे रखी है E। तो पूछा है कि टोटल कितना है, एनर्जी है दोनों को मिलाकर। अब ये मैथ्स है, ठीक है। अब देखो, अगर इसको बच्चों की तरह सॉल्व करोगे तो तुम लिख सकते हो कि भाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करा तो वी कैन राइट दैट 4x इज इक्वल टू E, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 4। उसी तरीके से अगर इसकी एनर्जी लिखूंगा तो इसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू ax विल बी इक्वल टू a इंटू E डिवाइडेड बाई 4। और अगर टोटल एनर्जी पूछा तो दोनों एनर्जी ऐड कर दूंगा, 4x प्लस a। अब उसके बाद अगर सॉल्व करूंगा तो ax लिखना चाहिए था ना, ax, तो x इंटू 4 प्लस a, वेयर x विच इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 प्लस a। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा सॉल्व करना है तो 4 को अंदर भेज दो, तो E 4 डिवाइडेड बाई 4 1, a डिवाइडेड बाई 4, आ गया आंसर, ख़त्म। अब लेकिन ये सब पता नहीं, मैं ऐसे नहीं सॉल्व करता हूँ, तुम्हें मैंने क्लासरूम में एक बार पढ़ाया है तुषार, तो तुम्हें पता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं लिखूँगा कि 4 रेशियो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस नहीं, इधर तो दिख ही नहीं सकता है शायद, मेरा वीडियो में दिखता है क्या, नहीं दिखेगा मेरे वीडियो में, ये नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, कितना आ गया था, कितना आंसर आया था अपना, 4 रेशियो A, 4 रेशियो A। ठीक है, और इसकी वैल्यू E,
मतलब 4 पार्ट 4 पार्ट इज इक्वल टू ई, मतलब 1 पार्ट इज इक्वल टू ई बाई 4। तो यहाँ पर ए पार्ट है तो टोटल कितना हो जाएगा, ए इंटू ई बाई 4, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर यही वाला आंसर आ जाएगा। तो रेशियो क्वेश्चन को इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो में आ रहा है। सब कुछ ही तो आ रहा था। अरे हो कि नहीं हो, कहाँ थोड़ा बहुत तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें किस में क्या आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलो एक्सपैंड करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, ये थोड़ा सा बस इसमें एक थ्योरी तुमसे वो जानना चाह रहे हैं। थ्योरी क्या जानना चाह रहे हैं, ये तुमसे ये जानना चाह रहे हैं कि बेटा ये बताओ, ठीक है, कि तुमने फॉर्मूला रट्टा मारा है या मेहनत से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ढंग से देखो, ये नंबर बड़ा दे रखा है, 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। रेज यहाँ से निकली और यहाँ जाके ऐसे पैरेलल होगी। ठीक है भैया, तो ये 3 और 4, तो ये कोई सिंपल एंगल नहीं लगा सकते, काफ़ी बड़ा एंगल है। मुझे पता है कि ये वाला एंगल, ठीक है, 3 4 5 का ट्रायंगल बनता है, 3 4 5 ट्रायंगल 37 53, तो ये वाला एंगल आएगा 53 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्योंकि देखो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंट, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ का एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। और ये रहा वाटर का इलाका, ये रहा एयर का इलाका। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन 37 इंटू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 90। ठीक है, सब कुछ को 1 1 मान लेता हूँ, तो सब चला गया 1 हो गया। और यहाँ पर म्यू ऑफ वाटर को स्पीड को v, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर। साइन 37 की वैल्यू कितनी भैया, 3/5। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नंबर आया 1। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये वाटर की स्पीड इधर नहीं भेज देते हैं, तो वाटर इज इक्वल टू, ये वाला नंबर इधर है, तो आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 3/5। थोड़ा स्लो हो रहा है ना सिस्टम, इंटू 3/5। तो वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ इंटू 3/5। ठीक है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करो 9 डिवाइडेड बाई 5, दोनों साइड 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 18 डिवाइडेड बाई 10, 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो जहाँ दिखे वहाँ लगा दो टिक, मुझे लग रहा है यहाँ पर है छिपा हुआ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी है क्या, 11। तुमने 10 भेजे तो वो है ना, रिपीट हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। ये पता नहीं तुमने, ठीक है, मुझे पता है कि अगर तुमने ये आंसर मारा है तो देखते हैं क्या गलती कर दी तुमने। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबको वैल्यूज़ रट्टा लगी जाती हैं, तो ठीक है, यहाँ की वैल्यूज़ u है, तो पक्का है कि यहाँ पर जो स्पीड होती है वो कितनी निकल के आएगी, u² माइनस 2gl। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका कर दो। मैंने भी कई बार रटवाया होगा कि यहाँ पर अगर वैल्यू होती है 5gl, तो यहाँ 2 से कम होते हुए आ जाती है √3gl, यहाँ पर कितना हो जाता है √gl। तो डायरेक्ट वही वाला, अगर ये √7gl की वैल्यू होगी, अगर ये √7gl होगी तो यहाँ पर कितना हो जाता था √5gl। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा √3gl। तो सबको रट्टा लगा रहता है, तो यही रट्टा वाला क्वेश्चन दे दिया, इसीलिए पहला ऑप्शन भी ये दिया कि पहला ऑप्शन भी यही दे रहा है कि भैया रट्टा वाला मारो। तुम भी खुशी खुशी जोश में आके रट्टा वाला मार दिए, लेकिन एक बात पढ़ना भूल गए, डिटेल में देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट वेलोसिटी वेक्टर होता है। बस इतने में आपको फंसा लिया गया है। यहाँ पर जो वेलोसिटी इनिशियल है और यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर। यही गलती कर बैठे और इसका करना था मैग्नीट्यूड। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा मिलेगा जगह, तो मुझे चाहिए होगा v फाइनल वेक्टर,
फिर v इनिशियल वेक्टर टेल टू टेल सजाया, पर मुझे चाहिए माइनस वी इनिशियल, तो माइनस वी इनिशियल वेक्टर बनाया मैंने यहाँ पर, तो ये बन गया माइनस वी इनिशियल। दोनों को सम करेंगे तो ये ही सब्ट्रैक्शन वेक्टर कहलाएगा। और सब्ट्रैक्शन वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल स्क्वायर। वी फाइनल स्क्वायर तुमने पहले ही निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है वी फाइनल की वैल्यू, वी फाइनल का जो मॉड मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू मैंने देखा है, तुमने टिक लगाया है एग्ज़ाम में, क्या है यू स्क्वायर माइनस 2GL, और इसकी वैल्यू कितनी है मॉड, अगर इसका जो भी इसका मॉड है इसकी वैल्यू कितनी है u। तो अब दोनों का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GL, इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो कितना बन रहा है 2u स्क्वायर माइनस 2GL का स्क्वायर रूट। मन करे तो ठीक है, नहीं मन करे तो भी ठीक है, 2 को बाहर निकाल दो, यू स्क्वायर माइनस GL। ये जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखे टिक लगा दो। गेम क्या फंसाया गया कि भाई साहब जो वेक्टर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से वो बना नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन। क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबको आंसर रटा हुआ है, तो रटा वाला है तो दे दिया, तुमने भी देख कर टिक लगाया, पर रटे हुए वाले को वेक्टर लिखकर फंसा दिया गया है, काम खत्म। और कोई न्यूमेरिकल है क्या तुम्हारे डाउट में? क्वेश्चन नंबर 12 है ही नहीं, ख़त्म हो गया। ठीक है, 11 भी इसलिए चला गया क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, तुमने क्वेश्चन भेजा, मैंने प्रैक्टिस किया, तुम मुझे फीडबैक देना कि कैसा था अपना फर्स्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है, एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय लिख देता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। चलो बंद कर रहा हूँ मैं वीडियो, स्टॉप स्ट्रीमिंग। कहाँ गया?